अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद चौधरी लंदन से और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो डॉक्टर अमीन साहब हैं। डॉक्टर अमीन पाकिस्तान के और बरतानिया के कंबाइन एक बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट भी हैं, आई सर्जन हैं, इसके साथ साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ इनकी और भी एक्सपर्टीज हैं जिनमें पायलट भी बड़े अच्छा शुमार किया जाता है। डॉक्टर साहब के कई जो है वो बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं मुख्तलिफ शोबा जात से। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और थैंक यू आपने टाइम दिया। हमारा पहला आज एक प्रोग्राम है और हम चाहते थे कि डॉक्टर साहब के साथ भी प्रोग्राम किया जाए क्योंकि आपकी दुनिया में बहुत फैन फॉलोइंग है। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा कि आपको आई सर्जन होने का बहुत तजर्बा रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आप बहुत सारी एक्सपर्टीज है, ये क्यों है, क्या है मल्टी टैलेंट? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लगन की। आपके शौक क्या क्या है कि उसमें आप क्या कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें प्रोफेशन तो मैंने एक ही रखा, शुरू से मैं आई सर्जन बनना चाहता था और आई सर्जरी के अलावा मैं और कोई मतलब बचपन में मुझसे पूछते थे कि आप बड़े हो क्या बनोगे, मैं कहता था आई सर्जन, सीधे जंप मारता था आई सर्जन बनने की तरफ। ये कभी नहीं कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, हालांकि डॉक्टर पहले बनना पड़ता है फिर आई सर्जन बनना पड़ता है। वो मेरा शुरू से था इसमें रुझान। तो फिर मैं इनिशियल स्कूलिंग मेरी बहुत ही छोटी एक जगह है कोटोदू साउथ पंजाब में, वहाँ पे हुई प्राइमरी। मैंने टाटों पे बैठ के ज़मीन पे बैठ के मैंने प्राइमरी पास की और उसके बाद हाई स्कूल मैंने कोटोदू से 7 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मैं आई वॉज लकी, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया कैडेटुल हसन अब्दाल का। कैडेटुल हसन अब्दाल में जाके मेरी सही ट्रेनिंग हुई। जो मेरी बाकी शौक थे, ट्रैवलिंग का शौक वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ मेरा, क्योंकि वहाँ हाइकिंग माउंटेनिंग क्लब था, मुझे पहाड़ों के साथ बड़ी रग़बत थी। मैं क्योंकि हम सहरा के रहने वाले थे, हमारे लिए पहाड़ जो है जन्नत की तरह से चीज़ है, चश्मे पहाड़ और ये चीज़। हमारे कोटदू में तो सहराई इलाका है ना, सारा का सारा दरिया है वहाँ पे, दरिया है बहुत बड़ा, कौन सा बराज। और डॉक्टर साथ साथ आप आई सर्जन नहीं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, वो कैसा शौक है, वो कहाँ? कॉस्मेटोलॉजी जो है वो इसके साथ मैंने पैरेलल ही उसको चलाया है। कॉस्मेटोलॉजी बेसिकली एक नया फील्ड है जिसके अंदर आप चेहरों की मुरम्मत बेसिकली करते हैं। जो एजिंग साइन होते हैं उनको आप कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल बोटुलिन टॉक्सिन है जिसको बोटॉक्स करते हैं, उसका फिलर्स हैं बेशुमार, डर्मल फिलर्स जो स्किन के फिलर्स होते हैं, उसमें आप चेहरे के झुर्रियाँ छाइयाँ वगैरह भी कवर कर सकते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के साथ। तो वो एक फील्ड है कॉस्मेटोलॉजी का। वो मेरा बोरफील्ड हॉस्पिटल में मैंने मेरी ट्रेनिंग रोटेशन हुई और मोरफील्ड में जब मैं था तो वहाँ पर बोटुलिन टॉक्सिन हम यूज़ करते थे आइस जो भैंगेपन का शिकार होती हैं उनको सीधा करने के लिए। तो उसके बाद उसमें काफ़ी सारा बच जाता था, तो मुझे वहाँ से शौक पैदा हुआ। तो मैंने उस वक्त ये नया आया था 1995 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कॉस्मेटोलॉजी के फील्ड में ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी बोटुलिन टॉक्सिन। तो उसको मैंने फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वो अंदर से और जो बाकी हमारी सेक्रेटरीज वगैरह होती थी तो उनके ऊपर मैं तजर्बे किया करता था। तो वहाँ से मैं जो है ना इसके अंदर इस फील्ड के अंदर एंटर हो गया। तो फिर मैंने ये साथ साथ कैरियर चलाया रखा आई सर्जरी के साथ साथ। तो 2004 तक मैंने नेशनल हेल्थ सर्विस में काम किया, उसके बाद टोटली प्राइवेट चला गया और साथ मैंने इसको भी छोड़ा कॉस्मेटोलॉजी जो मैं आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कॉस्मेटोलॉजी एक नया फील्ड है, बहुत इसके अंदर एडवांसमेंट हो रही है, उसमें PRP और एक्सोसोम और बेशुमार चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये कॉस्मेटोलॉजी की तरफ में इसलिए रागब हुआ कि मैं बोरफील्ड के अंदर वो महंगेपन का ट्रीटमेंट करते करते यहाँ पर आपको इसके साथ साथ आपका म्यूजिक का शौक है, आप पायलट भी हैं, कहाँ से ये सारा कहाँ का आपके पास लाइसेंस? पायलट में मुझे बहुत शौक था, जहाज़ों को देखता रहता था। जहाज़ में अभी बैठा भी नहीं था मैं, तो मैं आसमान की तरफ जब वो कोटोदू में मैं होता था तो देख रहा होता था जहाज़ जो गुजर रहे होते थे, बड़ा फैंसी करता था कि यार ये कैसे इतना हुआ, ये इसको भी चलाने वाले बड़े बाहर किस्म के लोग होते होंगे, इतने सारे पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं। तो वो ऊपर से गुजरते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुद भी एक दिन में पायलट बन जाऊँ। वो शौक लाशऊर के अंदर वो इतना तवायत कर गया था कि मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं मोरफील्ड हॉस्पिटल के रोटेशन में आया। तो साउथ एंड ऑन सी लंदन में, लंदन के पास ही एक जगह है, तो वहाँ पे एयरपोर्ट है। तो मुझे पहली रोटेशन वहाँ पे मैंने बाई चॉइस ली थी, तो रिक्वेस्ट की थी। ट्रेनिंग वहीं से ली फ्लाइंग की।
तो फ्लाइंग मैंने वहाँ पे लाइसेंस पास किया 1996 में। 1 साल लगाया मुझे एग्ज़ाम पास करने में, और प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसको, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है यहाँ पे। आपके पास हम जब आप पायलट में आप तो पीआईए के ऊपर इतनी देर बैन लगा रहा तो आपने उनको ऑफर नहीं, मैं वो इतना बड़ा पायलट नहीं हूँ, मैं वो छोटे जहाज हॉबीज वाले जो होते हैं वो उड़ा सकता हूँ, मैं कमर्शियल पायलट नहीं हूँ। तो मेरी कैपेसिटी लाइसेंस जो सबसे बेसिक, सबसे आप बताना चाहिए, सबसे थर्ड क्लास जो लाइसेंस है ना वो है मेरे पास, जो पीपीएल जिसको कहते हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ये पहला लाइसेंस होता है, उसके बाद फिर आप इससे आगे प्रोग्रेस करते हैं, आप सीपीएल में जाते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करते हैं, आप ट्विन इंजन पे जाते हैं, आप जेट पे जाते हैं, तो वो एक अलग सा रूट है अगर आपने कमर्शियल में जाना है। तो मैं तो कमर्शियल में जाना नहीं चाहता था। इसके साथ बच्चों आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी चलाते हैं, बांसुरी का भी शौक है, कौन कौन से शौक कहाँ से सीख लिए? मैंने मुझे इंस्ट्रूमेंट्स का शौक बहुत ज़्यादा था। क्लरिकल अस्पताल में मैं गया हूँ तकरीबन 13 साल की उम्र में। उससे जाने से पहले मुझे बांसुरी में बजा लेता था, और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है बैंजो, इट्स अ जैपनीज इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, तो वो मैं सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था। तो उसमें यह है कि जब मैं हसनदाल में गया, क्लरिकल हसनदाल में, तो उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि वहाँ पे म्यूज़िक क्लब था, और क्लरिकल हसनदाल में मैंने म्यूज़िक क्लब के अंदर रहते हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे सीख लिए। तो जिसमें ड्रम्स था, ट्रोम्बोन था, सेक्सोफोन था, क्लारनेट थी, कॉर्नेट थी, वहाँ एक पियानो भी था पुराने ज़माने का पड़ा हुआ पियानो भी, वो खैर बैंड क्लब के अंदर तो इस्तेमाल नहीं होता था, वो हमारा नईम हॉल जो हमारा असेंबली हॉल था उसके अंदर पड़ा हुआ होता था, वहाँ जाके कभी कभी मैं उसको छेड़छाड़ कर लेता था। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली मैंने वहाँ सीखे। फिर बाद में जब मैं उधर से नेशनल मेडिकल कॉलेज से निकल के आया, तो म्यूज़िक बेसिकली सारा लिंक्ड होता है, लिंक्ड इन द सेंस के उसकी जो बेस है ना वो एक ही है। आप अगर एक इंस्ट्रूमेंट, हाँ समझ बूझ ज़ाहिर है इसमें इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप उसको एक इंस्ट्रूमेंट को सही तरह से समझ के बजा सकते हैं, तो कोई भी दुनिया का इंस्ट्रूमेंट जो आपने आज तक देखा भी ना हो वो भी आप बजा लेते हैं। इसलिए मैंने तो गिनना छोड़ दिया कि मैं कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ। जैसे आपने बहुत सारे कंट्री जो है वो घूमे हैं, कौन सा सबसे अच्छा कंट्री आपको लगा जहाँ आपको सुकून मिला? नहीं, जो कहते हैं ना वो मदरलैंड तो मदरलैंड ही होती है, जो हमारा जहाँ की मिट्टी, जहाँ का खमीर, वो तो पाकिस्तान है, तो इससे खूबसूरत जगह तो हो नहीं सकती। और पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, इट्स वेरी नाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की थोड़ी सी कमी है, और अगर वो ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में हम किसी भी तरह से, किसी भी अच्छे से अच्छे मुल्क से हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं तकरीबन कोई 80 प्लस के करीब कंट्रीज़ को मैंने विजिट किया है, और मैं जब जाता हूँ मैं थॉरली विजिट करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि टच एंड गो, गए हाथ लगाया और लिख लिया कि मैं पोलैंड गया हूँ, मैं फलां जगह गया हूँ, मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं वहाँ जाकर फ्लाइंग भी करूँ। अभी मैं पिछले दिनों में थाईलैंड गया हुआ था, वहाँ मैंने फ्लाइंग की। फिर पिछले उससे पहले मैं उधर गया हुआ था, नहीं अभी रिसेंटली मैं पोलैंड गया हूँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर गुलाम अब्बास, वो मेरे साथ थे, वहाँ मैं जहाज़ किराए के लिए। मुझे एडवांटेज ये है कि मेरे पास 4 फ्लाइंग लाइसेंस हैं। मेरे पास ब्रिटिश भी है, मेरे पास यासा यूरोपियन लाइसेंस भी है, मेरे पास अमेरिकन लाइसेंस भी है, और मेरे पास SPL पाकिस्तान का भी है। तो अभी भी पाकिस्तान में गया हुआ था, हफ्ता पहले वापस आया हूँ, तो वहाँ भी मैं फ्लाइंग करता हूँ। तो वहाँ थैंक्स टू एयर ईगल, वो एयरफोर्स की सब्सिडरी है जो कि उसमें मेन एयरपोर्ट पे ऑपरेट करते हैं। खालिद चीमा साहब एयर कमोडोर उसके इंचार्ज हैं। तो नाइस पर्सन। फ्लाइंग प्रोसेस में कभी आपको ऐसा लगा हो जहाँ आपको खौफ आया हो, या कोई ऐसी फ्लाइट के दौरान जो है वो कोई ट्रबल आई हो जिससे दिल डरा हो, कभी ऐसा था? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बल्कि मौसम मेरे साथ थे, और वो हम साउथ ऑफ लंदन की तरफ सफ़र कर रहे थे, काजम खान और मैं। तो वो एकदम से वेदर बिल्डअप हो गया, तो हमें टावर ने वार्निंग दी मुझे कि हीथ्रो वाली साइड से वेस्ट से वेदर बिल्डअप हो रहा है, तो क्लाउड और तूफान से आ रहा है। तो साथ ही में साउथ एंड एयरपोर्ट था, तो मैंने साउथ एंड एयरपोर्ट की तरफ जहाज बोल लिया। वहाँ से मैंने साउथ एंड एयरपोर्ट पे लैंड किया, और थोड़ी देर के बाद यालाबारी शुरू हो गई, और उसके बाद यालाबारी क्लियर हुई, तो फिर मैं दोबारा से वहाँ टेक ऑफ करके फिर नॉर्थ स्वीड में आके मैंने दोबारा लैंड किया।
ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे मौसम में फ्लाई करूँ जब मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर साहब इस तमाम ड्यूरेशन में आपका टावर के साथ आता रहता है ऑलवेज या जी, बीच में और आता है? नहीं, कभी भी ऑफ नहीं कर सकते आप। वो सुन रहे होते हैं आपके नंबर से? जी, कभी भी ऑफ नहीं करते। तो उसमें यह है कि आपको बल्कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे जब छोड़ते हैं तो उसको बताते हैं कि मैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी किस पे जा रहा हूँ, किसको कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो उसको पता होता है कि भी आपने उसने मुझे छोड़ा तो कहाँ गया, फिर अगले को छोड़ते हैं आप, फिर कहाँ जाते हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली आपको राब्ते में रहते हैं। और लार्ज कहते हैं उसको लोकल एरिया रेडार सर्विस, रेडार भी आपको देख रहा होता है। अच्छा, वो आपके जहाज को मुकम्मल मॉनिटर कर रहा होता है, उसको ऑल्टीट्यूड भी पता होता है, उसको डायरेक्शन भी पता होता है। फ्लाइट प्लान है, आप उससे पहले जाने से पहले फ्लाइट प्लान देते हैं ना कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, किसी एयरपोर्ट से उठते हैं कहीं जा रहे होते हैं तो फ्लाइट प्लान सबमिट करते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो आई स्पेशलिस्ट हैं, उसके साथ साथ हम उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि आजकल यूके में खासतौर पर पेरेंट बड़े परेशान हैं कि बच्चे बड़ों बहुत ज़्यादा ग्लासेस का जो है वो कंसेप्ट चल रहा है लोगों का, ज़्यादा टीवी स्क्रीन देखने से या नज़र लगाने से होता है। डॉक्टर साहब इसमें कितनी सदाकत है, आपकी क्या एडवाइस है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं है अभी तक अवेलेबल कि जिससे पता चल सके कि टीवी ज़्यादा देखने से नज़र ख़राब होती है, या क्योंकि टीवी काफ़ी अर्से से चल रहा है। टेलीविज़न तो काफ़ी अर्से पहले इन्वेंट हो गया था इन अर्ली 40s में, तो सॉरी लेट 40s में। तो उसके बाद फिर लोग देख ही रहे हैं टेलीविज़न को, और उसके बाद फिर मोबाइल आ गया वो जो टीवी से भी ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोई रेडिएशन वगैरह कोई इसमें से निकल रही है जो आँखों को ख़राब कर रही है। एंड के बच्चे अगर ज़्यादा आप पहन रहे हैं एज कम्पेयर टू जब खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यहाँ एक सिस्टम है जिसमें ऑर्थोप्टिस्ट जाती है स्कूलों के अंदर, उसको विजिट करती है, उसमें से जो बच्चे हैं उनको उनकी नज़र चेक करती है, फिर उनमें से जो बच्चे क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का मेरे पास था ये जब मैं साउथ में कंसल्टेंट था, तो वो आके उनको फिर रेफर कर देती है मेरे पास कि इस बच्चे की नज़र कमजोर है, तो उसकी फिर हम रिफ्रैक्शन करते हैं, ऐनक चेक करते हैं। तो अगर उनको ऐनक लगती हो तो उनके अंदर अगर महंगापन हो तो उसको हम फिर करेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ हाँ ये हो सकता है कि अब ज़्यादा इनके पहन के बच्चे फिर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो बच्चे जो हैं दे हैव बीन टेस्टेड, उनका टेस्ट हुआ है और ये पता चला कि उनको ऐनक चाहिए। तो पहले ज़माने में तो ये होता था, मैं पता ही नहीं चलता था कि मुझे ऐनक लगनी है, मैं घूमे फिरे जा रहा हूँ, मज़े से पता ही नहीं है कि मेरी नज़र कमज़ोर है। तो ऐसे मेरे साथ बल्कि ऐसे एक मेरा क्लास फेलो था, तो उसको जब वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हसनदार से निकल के, तो उसने मुझे बताया कि यार मैं तो अच्छा खासा शॉर्ट सर्किट मायोपिया जिसको कहते हैं, तो उसको खुद को नहीं पता था। जब वो मेडिकल कॉलेज के अंदर गया तो उसने पढ़ने की कोशिश की उधर से, हाँ क्लास में सबसे आगे बैठता था कि वो उसकी शॉर्ट साइटेड था। तो ऐसे बेशुमार इग्नोरेंस हो जाती है। मगर यहाँ इस कंट्री के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ये सिस्टम है, यूरोप के अंदर बेशुमार कंट्री के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी से है जो कुछ बच्चे का साल में विटामिन तो डेफिनेटली पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर ये है कि विटामिन डेफिशिएंसी ग्लासेस में कोई हेल्प करती है नहीं, नॉट टू माई नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं मैंने कहीं पढ़ा या सुना। तो हाँ ये है अलबत्ता कि विटामिन पूरी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बहुत शुक्रिया। अभी हम लेंगे एक ब्रेक और हम डॉक्टर साहब से स्पेशली जो है उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर और वहाँ से उनसे सुनेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं है जो वो साज के साथ चलाएं, लेकिन हम नाजरीन के लिए वो भी कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। लेकिन पायलट वो भी है, लेकिन वो जहाज हमारे पास इस रूम में नहीं है ताकि वो भी हम उनसे उड़ाते नहीं देख सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको वो भी सिग्नल दिखाते हैं। वेलकम बैक जी। हम दोबारा हमारे डॉक्टर साहब जो है वो अपना पूरे इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे उनके पास तमाम वो चीज़ें मौजूद नहीं है जिस तरीके से इसको हम लोग सुनते हैं, जो इसका नज़ारा आता है वो अभी पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी मर्जी से हमारे नाज़रीन के लिए वो अच्छा सा गाएं जिससे वो महसूस हो सके और वो इंजॉय करें, और साथ हम चाहेंगे कि बांसुरी भी आप लेके आए, वो भी हमें जरूर प्लीज। अनफॉर्चुनेटली सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं उठा के यहाँ ला सकते थे। बहरहाल ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास। हारमोनियम है जो कि बेसिकली गज़लों के लिए इस्तेमाल होता है, गीतों के लिए, कंपोजिशंस के लिए म्यूजिशियंस इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं सब कॉन्टिनेंट में।
तो हमारे गज़ल सिंगर्स जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब और बाकी और बेशुमार, और मेरे सबसे फेवरेट सिंगर अताउल्लाह ईसा खिलजी, तो बल्कि उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो आपको मैं एक मेहदी हसन साहब की गज़ल सुना देता हूँ, वो भी मुख्तसर करके क्योंकि हमारे टाइम प्लीज। क्या बात, कोई शक नहीं, आपने तो कमाल कर दिया। डॉक्टर साहब, ये आपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये कब खरीदा था आपने? कि ये तो एक दोस्त का है, मेरे दोस्त है सलमान साहब, उनका है, उन्होंने तोहफा तो मेरे पास रखा हुआ है, मगर मेरे पास अपना भी हारमोनियम है। तो हारमोनियम बल्कि काफ़ी सारे दोस्तों ने अपने अपने घरों में रखे हैं कि जब तारिक अमीन मिरासी आएगा तो उससे हम कुछ ना कुछ सुन लेंगे, तो उठा के मेरे सामने ले आते हैं। तो मैंने किसी से नहीं सीखा बजाना, ऐसे ही। ये कैसे पता चलता है आपको कि ये लाइन ये बटन दबाना है? ये बड़ा टेक्निकल काम है। ये इसको कहते हैं आप म्यूजिकल टर्म में सुर शनासी। तो यू प्ले विद योर ईयर्स बेसिकली। आप जो है मतलब आपने जो गला जो है उसकी कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली जो आपने साउंड निकालनी होती है गले से, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना उंगलियां उसमें बैठ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मतलब जिसपे आपने हाथ रखना है वो खुद ब खुद ही वही सुर आपके दिमाग में बजेगा, वही सुर आपने कानों से सुना है, यहाँ से सुना है, बिल्कुल, और वही आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपका गला खुद ब खुद जो है उसके जो मसल्स है वोकल कॉर्ड के बीइंग अ डॉक्टर ये भी एडवांटेज है, वो खुद ब खुद उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो कुछ उसकी कोई, मगर ऑब्वियसली ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। साथ में हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं मुख्तलिफ शोबा जहाँ से, ये उनका शौक है।
कोई ऐसा स्पेशली जो है वो ये मत समझिएगा कि वो बजाते गाते हैं, लेकिन उनका शौक है। अब हम डॉक्टर साहब से सुनते, डॉक्टर साहब बांसुरी के हवाले से भी थोड़ी सी हमें महसूस जरा हम देखते हैं, क्योंकि 4-5 आपके पास बांसुरी हैं। ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम्हें कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें तस्वीर में कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम्हें कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें। ये क्या बात है साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने उम्मीद है हमारा प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। आइंदा के प्रोग्राम के लिए हमें ज़रूर देखते रहिए, हमारा पेज फॉलो कर लें और हमें भी फॉलो कर लें, ताकि आपको आइंदा भी हम ऐसे प्रोग्राम दिखाते रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।